हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो इस साल की आई बहुत ही बेहतरीन सर्वाइवल स्टोरी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैक और कालिया दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और आज हम उन्हें हाथों में हाथ डालकर चलते हुए देख रहे हैं। कायला बताती है कि कुछ सालों बाद उनकी दोस्त लिजी की शादी होने वाली है। उसे काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है। मैक हंसने लगती है। इसी दौरान सामने से कुछ लड़कियां आते हुए देख रही थी। उन्हें देखते ही वो उसका हाथ छोड़ देती है, लेकिन कायला किसी से डरती नहीं है। उसे कोई शर्म नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करती हैं, इसीलिए वो उसका हाथ पकड़ लेती है। अब वो लड़कियां उनके सामने तो कुछ नहीं कहती, लेकिन उनके पीछे वो उन पर कमेंट करती हैं, जिसे कायला को गुस्सा आ जाता है और वो उसे उंगली दिखा देती है। और इसीलिए गुस्से में आकर वो लड़कियां इन दोनों को बहुत मारती हैं, खासकर मैक को, जिसकी कोई गलती नहीं थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 1 साल बाद, जहाँ मैक को देखते हैं जो एयरपोर्ट पर खड़ी हुई है। यहाँ वो लिजी की शादी में आई है, लेकिन अकेले। उस दिन हादसे के बाद वो दोनों फिर कभी नहीं मिले। ना ही मैक ने कोशिश की कि कायला से मिलने की। उसे अब एंजाइटी भी होने लगी है, इसीलिए उसे खुद को शांत करने के लिए एक ऐप का सहारा लेती है। इसी दौरान वहाँ कायला उसे पिक करने के लिए आती है। दोनों एक दूसरे को इतने सालों बाद देखकर बहुत ही अजीब सा रिएक्शन देते हैं, लेकिन आज भी मैक उसके पास नहीं जाती और खुद ही अकेले वहाँ से बैग लेकर निकल जाती है। लेकिन कायला फिर से उसके सामने आ जाती है। दरअसल उसे लिजी ने ही भेजा है उसे लेने के लिए, इसीलिए दोनों टैक्सी में बैठ जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को कुछ भी बात नहीं करते। अब होटल पहुंचने पर वहां मैक को लिजी और उसकी एक और दोस्त जूली मिलती है। सभी बहुत खुश होते हैं। लिजी उसे बताती है कि हम सभी ने कल के लिए एक प्लान बनाया, हमें बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद ये लोग समुंदर के किनारे थोड़ा सा वॉक के लिए चले जाते हैं, जहाँ इन्हें सोफिया मिलती है। वो भी इनकी कॉलेज की दोस्त है। देन ये लोग आकर फैमिली फंक्शन अटेंड करते हैं, जहाँ पर जॉन भी मौजूद था, जो लिजी से शादी करने वाला है। वो सभी के सामने उसे रिंग देता है, जिसे देखकर कायला मैक की ओर देखने लगती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। उसके बाद देर रात तक पार्टी चलती रहती है और फिर अगले दिन अपने प्लान के मुताबिक ये 5 लड़कियां एक छोटी सी बोट पर बैठ जाती हैं। इन लोगों ने प्लान बनाया था कि ये सभी आज पूरे दिन घूमेंगे और एंजॉय करेंगे और सनसेट होने से पहले वापस लौट आएंगे। लेकिन जाने से पहले जूली सभी का मोबाइल फ़ोन लेकर एक बैग में रखवा देती है और बताती है कि आज कोई भी किसी तरह का सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेगा, और इसीलिए सभी उसे अपना अपना फ़ोन दे देते हैं। दिन ये लोग निकल जाते हैं एक ऐसे सफ़र पर जहाँ पे इनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी याद रहेगी, जिस पर सबसे पहले मैक उतरती और फिर कायला। लेकिन वो तीनों लड़कियाँ अभी भी बोट पर ही मौजूद थी। वो उनसे कहती हैं कि हमें पता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए पहले तो तुम अपने रिश्ते को ठीक करो, तब तक हम दूसरे किनारे पर होकर आते हैं। हालांकि कायला ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि उसे यकीन था कि वो कुछ ऐसा सुनने वाली नहीं है। पर उसके दोस्त फिर भी चले जाते हैं और इन दोनों को उसी आइलैंड पर अकेला छोड़ देते हैं। उनके जाने के बाद कायला इधर उधर वॉक करने लगती है। अब उसे मैक को फेस करना नहीं था, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। लेकिन फिर मैक उससे कहती है कि इधर आकर बैठ जाओ, ऐसे वॉक करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये पहली बार था जब उसने उसे सही से बात की थी, इसीलिए वो जाकर बैठ जाती है और जहाँ दोनों अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं। मैक अपनी एंजाइटी इशू के बारे में बताती है। फिर मैक कहती है कि हमें अब एक दूसरे किनारे पर जाना चाहिए, वो लोग वहीं होंगे, हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। इसी दौरान कायला उसे पहली बार माफ़ी मांगती है। अगर उस दिन वो उस लड़कियों को वापस जवाब नहीं देती तो शायद वो लोग तुम्हें कुछ नहीं कहते, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। तो मैक का कहना था कि जो भी कुछ हुआ उसे तुम भूल जाओ, और इसी में भलाई है, क्योंकि अब हम उन चीज़ों को बदल नहीं सकते, पर एक नई शुरुआत ज़रूर कर सकते हैं। उसके इस जवाब को सुनकर वो बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे पता था कि वो आज भी उसे प्यार करती है, और दोनों हाथ पकड़कर एक दूसरे किनारे तक आ जाते हैं। इन्हें ऐसे साथ देकर सभी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने जो चाहा था वही हुआ था। इसी दौरान हम सोफिया और जूली को साथ में खेलते हुए देखते हैं। वो इन्हें भी इनवाइट करती है, पर जैसे ही वो उसके पास जाती है, सोफिया का रिएक्शन ही बदल जाता है। पूरा पानी पल भर में नीले से लाल हो जाता है। किसी चीज़ ने सोफिया के पैरों को काट लिया था, इसीलिए वो चिल्लाना शुरू करती है। सभी लड़कियां उसे फौरन किनारे तक लाती हैं, जहां सोफिया दावा करती है कि उसे किसी ने नहीं बल्कि शार्क ने काटा है, जो कि अब इनके करीब आ चुकी है। उसका खून तेजी से बहता जा रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही घंटों में वो मारी जाएगी। इसीलिए सभी लड़कियां फौरन उसे बोट में बैठाती हैं और उसे लेकर निकल जाती हैं। यहाँ मैक बैग से अपने फ़ोन को निकालती है, लेकिन अभी भी ये अपने होटल से बहुत दूर है, इसीलिए यहाँ पर किसी भी तरह का कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है।
इसी दौरान इन्हें एक और मुसीबत का पता चलता है जो अभी तक के सबसे बड़े मुसीबत में से एक है। जी हाँ, इनकी बोट में छेद हो गया है और वो भी छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा, जिसकी वजह से बोट भी बीच में रुक जाती है और पानी भरना शुरू हो जाता है। उधर सोफिया भी अब बेहोश होने लगी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो करे तो करे क्या। पानी का लेवल अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इनके पास तो कुछ है भी नहीं, ना ही खाने को और ना ही पीने को, ना ही कोई ऐसी चीज़ जिससे वो उसे होल को बंद कर सकते हैं। इसी दौरान लिज़ी कहती है कि आज मेरी शादी है, अगर किसी को पता चला कि शादी से पहले ये सब हो गया तो कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा। कुछ करो यार, हमें जैसे भी करके किनारे तक पहुंचना है। तभी जूली उन्हें आइडिया देती है, हमें सबसे पहले तो इस बोट को छोड़ना होगा क्योंकि कुछ ही मिनट बाद ये डूब जाएगी। लेकिन लिज़ी बताती है कि उसे स्विम करना नहीं आता, तैरना नहीं आता। जो बात सुनकर सभी बहुत हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनके पास पहले ही सोफिया है जो जख्मी हालत में है, लेकिन जूली कहती है कि लिज़ी मैं तुम्हें संभाल लूंगी, पर पहले तुम बोट से उतरो तो, क्योंकि ये डूबने वाली है। कायला के हाथ में फ़ोन भी होता है, वो उसे लेकर पानी में जाती है और देखते ही देखते वो पूरी बोट पानी में समा जाती। सोफिया को एक लाइफ जैकेट पहना दी गई है और लिज़ी को एक बैग दे दिया गया है जिसकी मदद से वो ऊपर है, लेकिन आखिर कब तक ये पानी में तैरती रहेंगी। इन्हें या तो उसी आइलैंड पर दोबारा जाना होगा या फिर कुछ और करना होगा, क्योंकि किसी की मदद का इंतज़ार में अगर ये ऐसे ही पानी के बीच अटकी रही तो एक एक करके सभी उस शार्क का शिकार बन जाएंगे और इन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये कब हुआ। उधर लिज़ी अब बहुत ही ज़्यादा घबरा रही है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। बार बार वो नीचे जा रही है तो वो तो जूली है कि उसे संभाल के रखी हुई है, वरना वो तो कब का डूब जाती। शायद इसी को दोस्ती कहा जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि सोफिया की बॉडी अब पूरी तरह से हरी हो गई है, उसके अंदर जान बची नहीं है और इसीलिए धीरे धीरे सोफिया मारी जाती है। जिस बात का दुख सबसे ज़्यादा लिज़ी को होता है क्योंकि वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और उसकी ही शादी में ऐसा कुछ हो जाएगा उसने कभी सोचा नहीं था। लेकिन अब वो क्या करे, उन्हें उसकी लाश को पानी में छोड़ना ही होगा क्योंकि ऐसे वो उसे अपने साथ नहीं रख सकते। जिस बात का अंदाज़ा सभी को अच्छे से था क्योंकि उसकी स्मेल से शार्क दोबारा उनके पास आ सकती। सभी प्रे करते हैं और उसे छोड़ देते हैं पानी में, जिसके कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक शार्क आकर उसे खा जाती है। जिस चीज़ को देखकर सभी बहुत डर जाते हैं। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कैसे हो गया। अभी कुछ घंटे जब इनके पास कोई भी मदद नहीं आती तो ये फैसला करती हैं कि कोई एक लड़की जाकर किनारे पर मदद के लिए किसी को बुलाएगी। तब कायला हाथ उठाती है क्योंकि उसे अच्छे से तैरना भी आता है। वो जल्दी वहाँ पहुँच भी सकती है, लेकिन मैक उसे जाने से मना करती है क्योंकि वो उसे पहले एक बार खो चुकी है। अब दोबारा वो नहीं खोना चाहती है, लेकिन कायला उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम फिर ज़रूर मिलेंगे, बस तुम खुद को जिंदा रखना। ये बोलकर वो चल देती है किनारे की ओर। वो किनारा काफ़ी दूर है और ऐसे लगातार तैरते रहना हर किसी की बस की बात नहीं है। उसके जाने के बाद मैक थोड़ी दूर जाकर कुछ सोचने लगती है। इधर लिज़ी और जूली के बीच में बहस होना शुरू हो जाती है। उसका कहना था कि सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। शादी उसकी थी तो उसे बड़ी बोट लेकर आनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि तुमने तो मैक से भी छुपाया कि कायला आने वाली है, और जो उस दिन उनके साथ हादसा हुआ उसके बारे में भी तुमने मैक को नहीं बताया। जब ये चीज़ मैक सुनती है, पास आकर उसे पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था, बताओ मुझे। तो जूली सब कुछ सच बता देती है कि कायला ने बताया था कि जब उसके साथ उस दिन वो हादसा हुआ तो उस दिन वो उससे शादी के लिए प्रपोज करने वाली थी। उसने रिंग भी खरीद ली थी, लेकिन उस रात के बाद तुमने कभी उससे बात नहीं की। और इस बात को सुनकर मैक रोने लगती है और मन ही मन सोचती है कि उस रात भी उसने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग ज़्यादा थे इसीलिए वो कुछ कर नहीं पाई। कितना प्यार करती है वो उससे, अब वो उसे कुछ नहीं होने देगी, इसीलिए वो खुद ही किनारे तक जाने लगती है। लेकिन जूली उसे जाकर रोकती है और बताती है कि ऐसे इमोशनल होकर हमें अभी फैसला नहीं करना चाहिए। वो शार्क हमारी किसी भी गलती का इंतज़ार कर रही है, इसीलिए थोड़ा मजबूत बनो। इसी दौरान लिज़ी के पास हम एक शार्क को देखते हैं। वो उसे देखकर घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है कि कोई मेरी मदद करो। लेकिन असल में वो शार्क तो जूली के पास आ रही थी क्योंकि उसके हाथों में चोट लगी हुई थी। लेकिन वो बहुत ही बहादुर थी, इसीलिए वो मैक से एक चाकू लेती है और उसका सामना करने के लिए चली जाती है। लेकिन दोस्तों, ये तो वही बात हो गई कि आप चींटी होकर हाथी से लड़ रहे। वो कुछ ही मिनटों में जूली को ख़त्म कर देती है और उन्हें तो उसकी लाश तक दिखाई नहीं देती। और अब बस बची हैं तो यहाँ पर 2 लड़कियाँ नहीं, अभी भी 3 बची हैं, मैक भी। लेकिन वो जिंदा है या नहीं किसी को पता नहीं है। इधर दोनों ही बहुत उदास हो जाती हैं। इन्हें पता चल चुका था कि ये बस ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगी क्योंकि कहीं से कोई मदद आने का आसार दिखाई नहीं दे रहा है।
लिज़ी बताने लगती है कि कैसे उसने जॉन के साथ इतने सारे सपने देखे, लेकिन अब वो सभी सपने उसकी आंखों के सामने टूट रहे। सब कुछ बिखर सा गया है, अब कुछ नहीं बचा। लेकिन तभी इनके सामने से एक बोट गुजरती है। ये दोनों तेज तेज चिल्लाती हैं, लेकिन बोट के अंदर पार्टी चल रही थी, इसीलिए उन्हें कुछ सुनाई और दिखाई नहीं देता। इनकी आंखों के सामने से इनकी उम्मीद निकल जाती है, पर ये कुछ कर नहीं पाते। यहाँ इन्हें फंसे हुए 7 घंटे हो गए और तब से इन्होंने कुछ खाया नहीं है, बस खोया है अपने 2 दोस्तों को, और न जाने अभी कितनी मौत होना बाकी है। ऐसे किसी के इंतज़ार में इन्हें तैरते तैरते नींद आ जाती है और जब इनकी आंख खुलती है तो ये देखती है कि अंधेरा हो चुका है। अब वापस मौसम भी ख़राब हो गया है, कुछ ही समय में बारिश भी होने वाली है, जो इनके लिए शायद अच्छी चीज़ बन सकती है, क्योंकि कुछ पीने का पानी तो मिल जाएगा। उस दौरान लिज़ी उसे बताती है कि तुम खुद के लिए नहीं बल्कि कायला के लिए तुम्हें ज़िंदा रहना। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। जब तुम दोनों अलग हो गए थे तो वो हमेशा तुम्हारे बारे में ही बातें करती थी। ऐसे ही बातें करते करते वो सो जाती है और सपने में कायला को देखने लगती है। उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करना शुरू कर देती है। उस दौरान हम देखते हैं कि लिज़ी अपनी जेब से 5 ब्रेसलेट निकाल कर उसके जेब में रख देती है। ये असल में उन 5 की दोस्ती की निशानी थी, जो कि अब वो उसे सौंप कर जा रही है, क्योंकि उसे यकीन हो गया कि अब वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती। दर्द भरी मौत से बेहतर है कि वो खुद की जान ले ले, इसीलिए वो लाइफ जैकेट मैक को पहना देती है और खुद पानी में चली जाती है। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर लिज़ी नहीं है। वो उसे चारों ओर देखती है, लेकिन वो जा चुकी थी, जिस बात का दुख उसे बहुत होता है। अब उसे यकीन हो गया था कि सब की तरह वो भी मारी जाएगी, क्योंकि कोई उसे बचाने के लिए नहीं आ रहा उनकी मदद के लिए। और एक दिन तो ऐसे ही यहाँ पर गुजर चुके हैं, इसी तरह से फंसे हुए, इसीलिए वहीं लेट जाती है आंखें बंद करके। लेकिन फिर उसे कायला का ख्याल आता है। उसे किया हुआ वादा वो तोड़ नहीं सकती, इसीलिए वो हिम्मत बांधती है और इन हालातों से लड़ने का फैसला करती है। उसे अब उस किनारे तक पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए वो स्विम करना शुरू कर देती है। अब अपने आखिरी शिकार के लिए वो शार्क फिर से वहां आ गई थी। उसके चारों ओर वो चक्कर काटना शुरू कर देती हैं। एक बारी तो ऐसा हो जाता है कि वो उसके मुंह के पास से होकर गुजरती हैं, लेकिन उसे खाती नहीं है। पर इसी चक्कर में उसके हाथ में चोट लग जाती है, जिसमें से खून बहना शुरू हो जाता है। इसीलिए मैक को एक आइडिया आता है। वो अपनी लाइफ जैकेट को उतार कर उस पर खून लगा देती है और पास दिख रहे एक पत्थर पर जाकर बैठने का सोचती है। लेकिन सबसे पहले उसे उस शार्क का ध्यान भटकाना होगा। वो उस लाइफ जैकेट को दूर फेंक देती है, जिससे वो उसे खा जाती है, क्योंकि उस पर खून लगा हुआ था। और इसी का फायदा उठाकर मैक जाकर उस पत्थर पर बैठ जाती है। लेकिन उसके हाथ से अब ज़्यादा खून बहता जा रहा था। वो खुद की शर्ट को उतार कर उस पर बांध लेती है और थोड़ा आराम करने का सोचती है, लेकिन उसका हाथ अभी भी पानी में ही था, जिस चक्कर में वहाँ एक दूसरी शार्क आ गई थी जो उसके हाथ को खाने ही वाली थी। लेकिन तभी वो उसे ऊपर कर लेती है और उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं बचेगी, क्योंकि हाई टाइड आने वाली है और ये पत्थर डूबने वाला है। तब उसे पानी में ही जाना होगा। वो शार्क भी उसके पास आती जा रही थी। उन्हें भी अच्छे से पता चल चुका था कि पत्थर अब डूबने वाला है, किसी भी समय वो नीचे आ जाएगी, और इसीलिए वो उसके चारों ओर घूमना शुरू कर देती है। ये मैक के लिए ऐसा समय था जहां उसे पता है कि उसके पास कुछ ही सेकंड बचे हुए बस जीने के लिए। लेकिन जब आपको बचाने के लिए ऊपर वाला खुद नीचे आ जाए, तब कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जी हाँ, जिस चीज़ की किसी को उम्मीद नहीं थी वहाँ वही होता है। कायला एक बोट लेकर आ गई थी। उसने मैक को भी देख लिया था, यानी कि वो वहाँ किनारे तक पहुँच गई। लेकिन अब सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि ये उस बोट तक जाएगी कैसे, क्योंकि वो बोट तो पीछे है। लेकिन दोस्तों, डर के आगे जीत है। मैक हिम्मत बांधती है और ईश्वर का नाम लेकर पानी में कूद जाती है। अपनी पूरी जान से वो तैरना शुरू करती है। इधर से कायला भी बोट से आ रही थी। इधर उसके पीछे 2 शार्क लगी हुई थी जो बहुत ज़्यादा भूखी हैं। पर दोस्तों, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मैक बहादुर लड़की थी। वो बोट तक पहुंच जाती है और बड़ी ही होशियारी से ऊपर चढ़ जाती है। हालांकि आखिरी समय पर वो शार्क उसके करीब पहुंच गई थी, लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अब बोट पर जाते ही कायला का सबसे पहला सवाल होता है कि और लोग कहाँ हैं। वो धीमी आवाज़ में गर्दन हिलाकर कहती है कि कोई भी साथी नहीं बचा, सब लोग मारे गए। ये सुनकर वो उसे गले से लगा लेती है। दोस्तों, जिनका मिलना मुकद्दर में लिखा हो, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। यहाँ पर इन दोनों के साथ भी यही हुआ। मैक उसे वो 5 ब्रेसलेट देती है जो लिज़ी ने खुद अपने हाथों से बनाया था, उन 5 के लिए। लेकिन अब सिर्फ 2 ही बचे हैं। ये पल उनके लिए काफ़ी इमोशनल होता है और इसी दृश्य के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।